अच्छा, हम लोगों ने कल की क्लास में जो काम किया था वो एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी। ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 हमने क्लास में कर ली थी। 6.2 जस्ट स्टार्ट की थी, तो उसकी कुछ चीजें रह गई थी, वो हमने तमाम चीजें कंप्लीट कर ली थी। और क्वेश्चंस भी उसके प्रैक्टिस कर लिए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके जी, ये बताइएगा, ये नजर आ रही है स्क्रीन आप लोगों को? जी, रिप्लाई करिएगा जी प्लीज। सर, आ रही है। ओके ठीक है। यहाँ से हम आगे चलते हैं। हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 6 का। ये हमने क्लास में कंप्लीट किया था, फिर ये हमने कल कंप्लीट किया था। और इसकी मैंने वीडियो, कुछ बच्चे नहीं थे, अपलोड कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ ये हमने स्टार्ट करना है, तो मैंने आज जैसे आपको कहा था कि भाई कॉपी पेंसिल वगैरह तमाम चीजें लेके बैठिएगा। तो हेडिंग लिख लीजिए, ग्रैम श्मिट प्रोसेस और क्यू आर डिकम्पोजिशन। ग्रैम श्मिट प्रोसेस और क्यू आर डिकम्पोजिशन। ओके, उसके बाद जो पहली चीज है हमारे पास वो क्या है? ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। ये पहली चीज है, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थो नॉर्मल सेट्स। अब इनमें फर्क क्या होता है? वैसे तो अभी हम पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा जब भी कभी नॉर्मलाइज की बात होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करते थे, तो उसको हम नॉर्मलाइज करना कहते हैं। यानी जितनी भी चीजें जब नॉर्मलाइज होती हैं तो उन सब का सम जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज करना। तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सेट्स कैसे होंगे, ये पढ़ते हैं डेफिनेशन। A set of two or more vectors in a real inner product space said to be orthogonal। ये ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं कि रियल इनर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा, वो ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। कब? इफ ऑल पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन द सेट आर ऑर्थोगोनल। यानी वो तमाम वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब उनके तमाम इनर प्रोडक्ट्स के जो पेयर्स हैं, यानी यानी जैसे आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो वेक्टर्स की, A1 B1 के साथ जाएगा, A2 B2 के साथ जाएगा, तो ये पेयर्स बन रहे हैं। तो ये तमाम डिस्टिंक्ट वेक्टर्स के जो पेयर्स हैं, यानी अगर दो वेक्टर्स है तो उनके पेयर्स, अगर तीन है तो उनके तमाम कॉम्बिनेशन के पेयर्स जो हैं वो तमाम आपस में क्या हो? ऑर्थोगोनल हो। वो तमाम भी आपस में क्या हो? ऑर्थोगोनल। तो हम क्या कहेंगे? वो तमाम वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि एन ऑर्थोगोनल सेट इन विच ईच वेक्टर हैज नॉर्म 1 इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल। यानी अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑर्थोनॉर्मल क्या है? इसको यूनिट जैसे जस्ट लाइक यूनिट वेक्टर आप सोचिए कि किसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बनता है। बेसिकली वो उसको हम नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। तो हम ऑर्थो नॉर्मल किसको कहते हैं? कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को जब हम उनके यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दें, यानी कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो उनका भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यानी नॉर्म जिसको हम यहाँ कहते हैं वो 1 हो, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर जो 90 डिग्री हो, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर जिनका नॉर्म 1 हो, वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो नॉर्मल। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? डेफिनेशन? जी बच्चों, ये डेफिनेशन क्लियर हुई? आगे चलो। जी सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। क्या कह रहा है? एन ऑर्थोगोनल सेट इन R3, V1 0 1 0, V2 1 0 0, V3 1 0 -1, and assume that R3 has the Euclidean inner product. It follows that S equals to, यानी जो इस पूरे वेक्टर का सेट है, सेट कहते हैं ना इसको, V1 V2 V3 इज एन ऑर्थोगोनल सेट सिंस। अच्छा देखें, अब ऑर्थोगोनल सेट अगर इसको प्रूफ करना है तो हमने क्या कहा था कि इन सब का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो भी ऑर्थोगोनल होगा। तो इनर प्रोडक्ट क्या था? कि हर दो वेक्टर का, यानी कोई दो वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन हो उनके डिस्टिंक्ट पेयर्स, तो V1 को V2 के साथ करेंगे, V1 को V3 के साथ करेंगे, V2 को V3, यानी हर कॉम्बिनेशन, तो वो तमाम ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि आप V1 को जब V2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो इनर प्रोडक्ट निकल आएगा, तो वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए। फिर V1 को V3 के साथ डॉट करेंगे तो वो भी इनर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थोगोनल होना चाहिए।
फिर V2 को V3 के साथ करेंगे, वो भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी इनर प्रोडक्ट होगा, वो भी ऑर्थोगोनल होना चाहिए। और किसी भी इनर प्रोडक्ट के ऑर्थोगोनल होने की निशानी क्या है कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, क्योंकि ऑर्थोगोनल 90 डिग्री पे वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इन तमाम के डॉट प्रोडक्ट्स यानी इनर प्रोडक्ट्स जो हैं वो तमाम के तमाम क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए। जी सर। ओके, तो अब आप जरा निकालिए इन सबका डॉट प्रोडक्ट, जैसे ये स्टैंडर्ड दिखाया हुआ है V1 कॉमा V2, V1 कॉमा V3 और V2 कॉमा V3। जरा अलग अलग फाइंड आउट करिए, देखिए क्या ये 0 आ रहा है? करें जल्दी से। आ रहा है 0? V1 कॉमा V2। ठीक, क्या आएगा इसमें? पहला एलिमेंट पहले के साथ जाएगा तो 0, फिर दूसरा दूसरे के साथ जाएगा तो 0, तीसरा तीसरे के साथ जाएगा तो 0। फिर क्या है, V1 कॉमा V3। बच्चों आप लोग क्लास सही से ले रहे हो? कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर पेन वगैरह आपके पास है या नहीं है? जी सर है। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं कर रहे क्या? ये सर कर लिए। तो 0 आ रहा है। जी सर। अच्छा, V1 V3 को अगर देखें तो 0 1 0 1 0 0 और ये भी 0 है। और लास्ट क्या है, V2 कॉमा V3। इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 1 1 0 0 0 1 -1 रिजल्ट इज 0। जी, सबको ये समझ में आया या नहीं? बताइए। जी सर, आ गया। अच्छा जी, अब अगर अ, इसकी अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड देखूं, हाँ, इसका नॉर्म निकालना है, यहीं पे कर लेते हैं, इसका नॉर्म निकालना है। तो नॉर्म निकालना है, या बल्कि यूं कह लीजिए कि ऑर्थो नॉर्मल, ये तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट हो गया ना, मुझे ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर का सेट चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये सेट पूरा का पूरा किसका हो गया, V1 V2 और V3। ठीक है जी, V1 V2 और V3, ये हमारे पास ये सेट किसका हो गया, बल्कि इसको कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये सेट किसका हो गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का। ठीक है जी, तो V से रिप्रेजेंट होते हैं ऑर्थोगोनल, ये रूल नहीं है लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। हम U से रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्थो नॉर्मल को, ऑर्थो नॉर्मल को। ठीक है, तो मैं ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर का सेट निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर से ऑर्थोगोनल बेसिस बनेंगी, ऑर्थो नॉर्मल से ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनेंगी। आगे चल के हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कैसे करें भाई? आप आप जैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो U वन कैसे मिलेगा, V1 डिवाइड बाय V1 का नॉर्म। ठीक है जी, तो एक काम करें, पहले V1 V2 और V3 सबके नॉर्म्स निकाल लेते हैं। तो V1 का नॉर्म, V2 का नॉर्म और V3 का नॉर्म। ठीक है, तो जरा V1 के नॉर्म बताएंगे क्या आएगा बच्चों? बताएंगे आप लोग? हेलो, आवाज आ रही है? सर 1 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 1 आ रहा है। V2 का बताएं।
V2 का क्या होगा? सर ये √2 आ रहा है। बिल्कुल सही, √2, और V3 का भी √2 होगा, चेक करें। यस सर, यही आ रहा है। तो पहला वेक्टर तो हमने U1 फाइंड आउट कर लिया, क्या होगा? 0,1,0, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है ना। और U2 क्या होगा? U2 होगा 1/√2, 0, 1/√2, क्या ख्याल है? और U3 क्या होना चाहिए? 1/√2, कॉमा 0, कॉमा -1/√2। जी बच्चों, ये समझ में आ गया ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का? यस सर। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि कभी भी आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दिए जाएंगे तो आप उनसे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कैसे बना सकते हैं। तो अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दिए जाएं, ऑर्थोनॉर्मल आप लोग बना लेंगे? सर लेकिन अगर आपको नॉर्मल वेक्टर्स दिए जाएं तो उनसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बना लेंगे? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा आपसे? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा पूछूं? भाई आपको आगे चल के चाहिए होंगी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए आपको क्या चाहिए? ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो तो आप ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बना लेंगे, ये मेरा सवाल था, ताकि उससे बेसिस बना सके। तो आपने कहा जी बना लेंगे। तो अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो तो ऑर्थोनॉर्मल तो आप लोग बना लेंगे, लेकिन अगर और नॉर्मल वेक्टर्स दी जाए उनसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बना लेंगे आप? ये सवाल है कि मैं आपको दूं नॉर्मल वेक्टर और कहूं इनकी बेसिस निकालिए ऑर्थोनॉर्मल की। तो आप कहेंगे यार नॉर्मल वेक्टर को पहले ऑर्थोगोनल बनाना पड़ेगा, फिर उसको ऑर्थो नॉर्मल बनाना पड़ेगा, फिर बेसिस निकलेंगी ना। तो क्या नॉर्मल से ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बन जाएंगे? हेलो भाई, आवाज आ रही है? सर जिस तरह हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को किया है उसी तरह नॉर्मल वेक्टर्स के जरिए नहीं निकाल सकते क्या? क्या मतलब, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जिस तरह ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इनको इस फॉर्मेट के जरिए हमने सॉल्व किया है, तो नॉर्मल वेक्टर्स को भी ऑर्थोगोनल बनाने के बजाय हम सिंपल ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते? यार तुमने सवाल ही नहीं सुना सिराज, क्या बोल रहे हो, ऊट पटांग बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं आपने ऑर्थोगोनल वेक्टर आपको दिए जाएं, चले सिराज आप ही जवाब दें। अगर मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दूं तो ऑर्थो नॉर्मल बना लोगे? ये सवाल था पहला। जी जी सर। कैसे बनाओगे? सर जिस तरह आपने अभी फॉर्मेट बताया, U1 निकालेंगे U2। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब। यानी कि अभी जो हमने सीखा है वो ऑर्थोगोनल से ऑर्थो नॉर्मल जाना सीखा है, ऐसे ही है। जी सर। अब मेरा सवाल ये था कि चले ऑर्थोगोनल दूं तो ऑर्थो नॉर्मल तो आप बना लेंगे, लेकिन अगर मैं नॉर्मल वेक्टर अच्छा समझ गया कंफ्यूजन क्यों हो रही है। नॉर्मल वेक्टर से मुराद ऑर्थो नॉर्मल की मैं बात ही कर रहा था, मतलब नॉर्मल से मुराद मैं आम वेक्टर कह रहा था ठीक है, वो मिसकम्युनिकेशन हो रही है ऑनलाइन की वजह से। यानी मैं कह रहा हूँ कि सिंपल वेक्टर दे दूं, चले ऐसे कह लेते हैं, बस वेक्टर दे दिए कोई भी रैंडम वेक्टर। ठीक है, अब सवाल रिफ्रेश कर रहा हूं, रैंडम वेक्टर्स दे दिए, नॉर्मल से आप कंफ्यूज हो गए थे। अगर रैंडम वेक्टर्स दे दिए, यानी कि ये मैं यहां पर इसको लिख देता हूं ताकि और बात थोड़ी समझ में आए। ये देखिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आपको दिए जाएं और कहा जाए ऑर्थो नॉर्मल बनाएं, तो आपने क्या रिप्लाई किया था सिराज कि आप कर सकते हैं ये काम, क्योंकि अभी आपने सीख लिया। सही है, सही कह रहा हूं? जी जी सर। मैं कह रहा हूं यहां पर सिंपल वेक्टर्स दिया जाए आपको, जो कुछ भी नहीं है, और कहा जाए कि ये बना दो ऑर्थो और नॉर्मल, क्योंकि मुझे इसकी बेसिस चाहिए। तो पहले तो मुझे यहां आना पड़ेगा ना इस स्टेप पर, जी जी सर, पहले ऑर्थोगोनल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आगे जाना है। तो ये वाले काम हो जाएगा, ये मेरा सवाल था। खैर चले इसका जवाब देता हूं कि भाई ये तरीका अभी हमने सीखा नहीं है, और इसी तरीके को आगे चल के हम ग्राम श्मिट प्रोसेस कहेंगे, कि हमें वेक्टर्स मिलेंगे, हम उसको ऑर्थोगोनल और फिर हम उसको ऑर्थो नॉर्मल कर सकें। लेकिन ये चीजें चूंकि आप सबने पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। ठीक है, चले आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर बात? भाई क्लियर? जी जी सर।
ओके नेक्स्ट, ये हमने ये तरीका बताया हुआ है ऑर्थोनॉर्मल का, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का, और ये अभी हमने जो आंसर निकाला था देखें आपके u1 u2 u3 यही फाइंड आउट किया था हमने। जी सर। ओके अच्छा जी, कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये वही पुराना टॉपिक है, इसको अच्छा अच्छा भाई, अ, ये चले फार्मूला भी है, पहले मैं समझा देता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। तो इस फार्मूले को यानी सेटिंग को छोड़ें, पहले तो हम ये देखें कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स की बात कर लें यानी किसी भी बेसिस के लिए। तो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं ताकि आपको पहले बात समझ में आ जाए। ठीक है, एक बात बताएं, ये अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है बच्चों, सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। Yes. और ये उस पे एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताएं, ये पॉइंट है इस वेक्टर का, सही है। फॉर एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं हम, क्या लें, कोई मिसाल ले लेते हैं 3,2, ठीक है। तो वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर कैसे लिखा जाएगा बताइए, बताएं जल्दी से। 3i + 2j लिखा जाएगा या नहीं? जी सर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इन बेसिस के लिहाज से, तो आप क्या कहेंगे? 3 और 2। बिल्कुल सही जवाब, 3 और 2। तो अगर गौर करें, मैं दोबारा अगर यहां ड्रॉ करूं, जो ये वेक्टर था जो अभी मैंने बनाया था, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है 3, तो वो देखा जाए तो इस वेक्टर ए की एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन का नाम नहीं है। जी सर। ये जगह क्या कहलाती है बताएं, प्रोजेक्शन नहीं कहलाती? हमने पढ़ा था ना। जी सर। ये वाली जगह क्या कहलाती है, ए की प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। और ये वाली जगह क्या कहलाएगी, ए की प्रोजेक्शन ऑन, बताएं, वाई एक्सिस। एक सर। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो प्रोजेक्शन नहीं हो गई, जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली वो वेक्टर की प्रोजेक्शन हुए ना। जी सर। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसी से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है जो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, जरा ये देखें ये क्या है। इफ एस इक्वल्स टू वी वन वी टू वी एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर एन इनर प्रोडक्ट, ओके, ये ऑर्थोगोनल बेसिस हैं। तो u अगर कोई भी वेक्टर हो तो क्या लिखा हुआ है, u इक्वल्स टू समथिंग लिखी है v1 प्लस समथिंग v2 प्लस डॉट 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 समथिंग vn। तो v1 v2 vn तो हो गए आपकी बेसिस, जैसे आईजे के लिखते हैं हम। भाई बात समझ रहे हो, समझने की चीज है, साथ साथ बताते रहो, बात समझ में आ रही है। ये जो v Yes, sir. v2 vn है ये तो बेसिस हो गई, ठीक है। ये जो समथिंग है ये कोऑर्डिनेट्स हुए ना फिर, जैसे ये वेक्टर लिखा है ऊपर u, क्या लिखा है, c1 v1 c2 v2, तो v1 v2 तो बेसिस हो गई, और c1 c2 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स। c1 c2 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब ये क्या चीज लिखी हुई है बताइए, कोऑर्डिनेट्स, सही कह रहा हूं। जी सर। और अब आप कहेंगे सर फिर कोऑर्डिनेट में ये क्या लिखा है, तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है ना जो चैप्टर 3 में पढ़ा था हम लोगों ने, जी सर। याद है आप लोगों को? जी सर। ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। अगर हम अभी इसको ड्राइव करने की कोशिश करें जल्दी से छोटा सा, तो जैसे पहले को अगर मैं करूं u1 v1 को, या जगह यहां कम है, चलें खैर अगर यही कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, ठीक है ना, ये अगर v1 है और ये हमारे पास वेक्टर है u, सही है ना, तो ये चीज फाइंड आउट करनी ना आपने, यही यही करते थे ना। जी सर। तो प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v1 क्या था फॉर्मूला, याद है आपको? चलें खुद ही ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, u cos थीटा होता है ना बेसिकली ये,
भाई सही कह रहा हूँ, u cos थीटा होता है ना। जी तो अगर सर। मैं इसको u डॉट v1 कर दूं, तो या मतलब कहने का मतलब यहाँ पर v1 अपनी तरफ से लगाऊं तो एक v1 नीचे भी लगाना पड़ेगा ना, जी जी सर। है ना। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। सही है भाई। ये क्या चीज हो गई इसका, इसको प्रॉपर तरीके से लिखे तो ऐसे लिखेंगे ना, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, v1 का नॉर्म। अब साथ में लेकिन मुझे तो वेक्टर चाहिए ना, यहाँ पर ये वेक्टर है कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर इसका यानी कि ये पूरी चीज चाहिए आपको एक वेक्टर के तौर पर। ये पूरी इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरी चीज, ये पूरा एक वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको क्या चाहिए होगा, इसका इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी, इसका यूनिट वेक्टर होगा। वो किसके बराबर होता है, v1 अपॉन v1 का नॉर्म। यही होता है, बताइए। जी सर। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, u कॉमा v1, ठीक है, अपॉन v1 का नॉर्म और फिर v1 का नॉर्म, v1 के नॉर्म का स्क्वायर इंटू v1। तो यही चीज बन गई फॉर्मूला। तो ये बस छोटी सी डेरिवेशन की कोशिश की ताकि आपको याद आ जाए, वैसे तो हमने प्रॉपर किया हुआ है चैप्टर 3 में। भाई क्लियर है बात। जी सर क्लियर है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका, ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका, ये तो ये पूरा हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। और साथ में वो कह रहा है अगर ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस हो, यानी ये तो ऑर्थोगोनल थी ना, जरा और से सुनिएगा मेरी बात। v1 v2 vn ऑर्थोगोनल थी, अगर ये ऑर्थो नॉर्मल हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों एक बात बताएं, ऑर्थो नॉर्मल में हमने अभी देखा था ना कि जो वेक्टर्स होता है उसका नॉर्म 1 होता है, यही डेफिनेशन थी, बताओ जल्दी से। ऑर्थो नॉर्मल के बेसिस का जो नॉर्म है वो 1 होता है ना। जी सर। तो अगर वो 1 होता है तो इस फॉर्मूले में मैं इसके नॉर्म में 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, तो क्या ये चीज बन जाएगी नीचे वाला फॉर्मूला। यस यस सर। सर। हाँ, तो बस ये ऑर्थो नॉर्मल की है। तो ऑर्थोगोनल में चूंकि नॉर्म 1 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, इसलिए नॉर्म का स्क्वायर आ रहा है। यहां पर चूंकि 1 होता है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर। जी सर। ओके, ये क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप जल्दी से। ये पूरा दिख रहा है आपको या इस साइड से छुप रहा है, इस साइड पर। दिख रहा है सर पूरा। ठीक है, तो करें भाई, सॉल्व करें। पहले क्या कह रहा है, चेक करना है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है या नहीं। ठीक है ना, तो वो तो वही तरीका है, नॉर्म निकाल के डिवाइड करना, फिर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अगर सबसे पहले मैं चेक कर लूं, पहले मैं चेक कर लेता हूं। तो v1 का नॉर्म क्या आया, 1 आएगा। जी सर। और यहां निकाल लेते हैं v2 का नॉर्म क्या आया, बताएं। मेरे पास तो ये भी 1 आ रहा है, आपके पास 1 आ रहा है, बोलो। और v3 का नॉर्म, ये भी मेरे पास 1 आ रहा है। बच्चों बताओ सही लिखा या नहीं, करके देखें। अच्छा सर चलें, यही आ रहा यही आ रहा है, गुड। 16/25 है। जी होगा ना ये, और 9/25, 16 9 25 होते हैं ना। ठीक है,
ये क्या होगा, 9/25 जमा 16/25, वही चीज हो गई ना। जी सर। ओके, अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि V1 का नॉर्म भी 1, V2 का नॉर्म भी 1 और V3 का नॉर्म भी 1, तीनों का नॉर्म क्या आ रहा है, 1। इट इज इजी टू चेक दैट S इक्वल्स टू दिस इज एन ऑर्थोनॉर्मल। तो बिल्कुल ऑर्थोनॉर्मल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि नॉर्म 1 आ रहे हैं, सही है बच्चों, ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद अगला पार्ट क्या है, U111 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर US। ओके जी, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर का पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट है ना, तो ये वाला यूज होगा ना, जो सेकंड था, जो नीचे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, U कॉमा V1 नॉर्म V1, यही होगा ना, क्योंकि नीचे का नॉर्म तो 1 है इसका, है सर V2 प्लस U कॉमा V3। V3, सही लिखा है यहां तक। जी सर। अच्छा जी, अभी क्या करें, हम्म, सॉल्व करें इसको। ये U कॉमा V1, इसका क्या आंसर होगा, बताओ यार, एक तो जवाब देने में इतनी देर लगाते हो यार। सर ये 1 आ रहा है शायद। हाँ तो शायद, क्या सही है ना, बताओ तो, 1 आया ना, सही है। और नेक्स्ट क्या होगा, U कॉमा V2, -1 डिवाइड बाई 5। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 7 डिवाइड बाई 5। सही है सर, यही बिल्कुल आ रहा है। यही आ रही है क्वेश्चन। जी सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये तो वो है ना, इसके बेसिस वेक्टर्स, तो इनके साथ जो शुरू में लगा हुआ है वो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, 1 कॉमा -1/5 कॉमा 7/5, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। जी सर। दैट्स इट। ठीक है, आगे चलो। जी सर। जी सर। ओके, अच्छा, 4 मिनट रह गए हैं, जैसे मीटिंग खत्म हो गई दोबारा स्टार्ट करूंगा, आप लोग फौरन आ जाएगा, ठीक है। ओके, एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फ्रॉम एन ऑर्थोगोनल बेसिस, show that the vectors W1, W2 and W3, okay, form an orthogonal basis for R3 with the Euclidean inner product and use that basis to find an orthonormal basis by normalizing each vector। तो बहुत आसान है। Expect the vector U1 to 4 as a linear combination of the orthonormal basis vectors obtained in part A। ओके, तो जी सबसे पहले क्या करना है, हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दिए हुए हैं, और यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल बेसिस दिए हैं, ऑर्थोनॉर्मल बनानी है, तो वो तो मैं करवा चुका हूँ काम। तो जल्दी से फाइंड आउट करिए, बताइए। W1 W2 W3 ऑर्थोगोनल है, तो हम नाम रख लेते हैं V1 V2 V3 ऑर्थोनॉर्मल, नाम तो कोई भी रख सकते हैं, या U1 U2 U3 भी रख सकती हैं आप। तो बताएं क्या आ रहा है, हम V1 लिख लेते हैं, चले अभी वी आया नहीं ना, इस्तेमाल नहीं हुआ। पार्ट ए में हम क्या कह रहे हैं, पार्ट ए में हम कह रहे हैं
आप सेट निकालें इसका V1 V2 और V3 का। जी क्या आ रहा है? V1 क्या आ रहा है? सर ये 0,1,0 आ रहा है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं। V1 जो है, यहां पर लिख लेता हूं। V1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0,1,0। ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक। V2 बताएं। क्या आ रहा है? ठीक है, ये आ रहे हैं आंसर्स, मैंने लिख दिए। बच्चों क्या ये आ रहे हैं? जी सर। ओके, तो पार्ट ए में हमारे पास ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ गई। ठीक है जी। और पार्ट बी में कह रहा है एक्सप्रेस द वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा बताएं? लीनियर कॉम्बिनेशन यही होगा ना कि यू वेक्टर जो दिया हुआ है वो किसके बराबर हो? C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं ना। तो V1 V2 V3 तो आप फाइंड आउट कर चुके, बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं, है ना। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको पता है ना ये कौन सी बेसिस है? ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल? V1 V2 V3 बताएं जल्दी से। ऑर्थोनॉर्मल है ना भाई? V1 V2 V3 क्या है? ऑर्थोगोनल है क्या ऑर्थोनॉर्मल? अरे बोलते नहीं यार बच्चों। ऑर्थोनॉर्मल है ना? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी कमाल। सर, और तो नॉर्मल है। तो फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा ना जो मैं लिख रहा हूं? क्या होगा? 2 होगा। C2 क्या होगा? 5/√2 होगा। और C3 3/√2 होगा। चेक करें। तो U का रिजल्ट क्या आना चाहिए?